सर ये कैसा होगा? मल्टी सेलर होगा। बात तो सही है। सेल वॉल का बात करते हैं, मुनीरा में क्या मिलता है? पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड। नोट्स खोल के बैठो। और इसीलिए इसको एनसीईआरटी लिखता है ये नॉन सेलुलोसिक सेल वॉल होता है। मतलब सर यहाँ पे सेलुलोज नहीं होता। प्रोटिस्टा में प्रेजेंट इन सम, कुछ लिखा नहीं एनसीईआरटी पर लिख दिया कि कुछ में सेल वॉल प्रेजेंट होता है बात को झापने के लिए। फंगी में काइटिन का बना होता है, प्लांटिया में सेलुलोज का बना होता है और एनिमिडिया में सेल वॉल एब्सेंट होता है। फिर बात किए थे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है? ये बैक्टीरिया के नाम मैंने क्यों लिख के लाया? तुमको परेशान करने के लिए नहीं। ये सारे बैक्टीरिया हमारे पास 6 to 10 में मिलते हैं और 11th क्लास में भी कुछ बैक्टीरिया के नाम तुम पढ़ोगे जो तुमको दिखते हैं। ये दिखते हैं इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज में पढ़ते हो तो कुछ बैक्टीरिया दिखते हैं। तो सबसे पहले बैक्टीरिया का नाम अगर हम देखते हैं तो हमारे पास क्या है, बैक्टीरिया का यूजेस के बारे में देखते हैं। इलेक्ट्रोमेटिक सेल है सर। ये सारे में कौन सा डिवीजन होता है? हमारे पास होता है माइटोसिस। तो सर माइटोसिस क्या है? माइटोसिस एक तरह का, अगर हम तुमसे बात करें माइटोसिस है क्या, तो तुम बोलोगे सर माइटोसिस एक तरह का सेल डिवीजन है। तो म्यूसिस क्या है? मैं बोलूंगा ये भी एक सेल डिवीजन है सर माइटोसिस। तो हेलो एवरीवन, तो आज का लेक्चर हमारा है बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज रिगार्डिंग बेसिक बायोलॉजी, जो अभी आपका स्कूल्स में क्लास 9th और 10th के लिए चल रहा होगा। ये लेक्चर आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है जो कभी भी अपने बेसिक्स के ऊपर काम नहीं किए हैं। अगर आपको बेसिक्स के ऊपर काम करना है तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसीलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि कहीं ना कहीं ये लेक्चर का डिमांड इतना होता है कि कोई भी एग्जाम अगर आप दोगे तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मैं इस तरीक़ा से इस लेक्चर को फ्रेम किया हूँ कि अगर आपने बायोलॉजी का जो चैप्टर है आपने कभी भी नहीं पढ़ा है, क्लास 6, 7, 8 में आपने नहीं पढ़ा है, तो आप इसको देखोगे तो आपको बहुत सारा चीज़ पता चलेगा। इस लेक्चर का जो एक बाउंड्री जो बनाया गया है वो बहुत वेल मेंटेन है, इसीलिए क्योंकि 9th 10th का सिलेबस जो होता है उसमें कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जो आपको टीचर स्किप कर देते हैं, नहीं पढ़ाते हैं। और 11th के भी कुछ स्टार्टिंग के पोर्शन जो है एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, उसको हम लोग इस लेक्चर में करेंगे। तो अगर आप 9th क्लास में हो या 10th क्लास में, क्लास 11th स्टार्ट करने वाले हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर के साथ बिना डिले किए हुए। और मैंने क्लास में बोला भी था कि जिसने भी एब्सेंट किया है वो इस लेक्चर को बहुत अच्छी तरीके से देखो, और मैं इसका नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा ग्रुप के टेलीग्राम में, और साथ साथ आपके स्कूल ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में। तो स्टार्ट करते हैं, और कल आपका टेस्ट है उसको अच्छी तरीके से देना, ठीक है। तो देखो आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वहाँ पे हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास लिविंग ऑर्गेन्स के बारे में पढ़ेंगे कि लिविंग ऑर्गेन्स है क्या, आखिर लिविंग ऑर्गेन्स के बारे में थोड़ा डिटेल जानेंगे। उसके बाद लिविंग ऑर्गेन्स में दुनिया में कितने तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं इसके ऊपर बात करेंगे। फिर कुछ हमारे पास जैसे कि कुछ साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि उस साइंटिस्ट का क्या कंक्लूजन था, और कुछ बैक्टीरिया, जैसे कि हमारे पास कुछ और भी चीज़ें, जैसे हमारे पास ये कुछ सेल्स, नर्व सेल्स, जो बायोलॉजी में हम लोग जितने भी माइकोप्लाज्मा, ये सारा कॉमन पॉइंट है जो बार बार रिपीट होता है, जो आप बुक में वर्ड आता है पर आप समझ नहीं पाते, वो सारे टर्मिनोलॉजी को हम लोग यहाँ पे समझ रहे होंगे। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट था हमारे लिए, क्योंकि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आने के बाद ही हमें पता चला कि कितने तरह के ऑर्गेनिजम्स हमारे पास है, और जो साइंटिस्ट दिए थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो देखो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि नेक्स्ट हमारे पास पढ़ेंगे कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के नाम पढ़ रहे होंगे, जहाँ पे आपको कुछ नाम याद नहीं होंगे, पर आप क्या करना, इसको 10-12 बार लिख लिख के याद करना जो आपको याद नहीं होगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कि रॉबर्ट विटेकर के बारे में पढ़ना है। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से टॉपिक। सब जितने नोट्स बनाए अपना कॉपी को खोल के रखो, और कॉपी खोलने के बाद तुम उसमें से देखो कि कौन सा स्पेलिंग गलत है, क्या चीज़ तुमको वहाँ पे समझ नहीं आया था। हम लोग यहाँ पे बेसिक से पढ़ने वाले हैं, तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास बेसिक बायोलॉजी जो है, डैट मीन्स की सबसे पहले हम देखते हैं कि किस चीज़ से सेल डील करता है। तो हमको पता है कि हम लोग एक ऑर्गेनिजम्स है, हम लोग को एक ऑर्गेनिजम्स है, और ऑर्गेनिजम्स लिविंग होता है, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को लिविंग और नॉन लिविंग बोलने का क्या पैरामीटर्स होना चाहिए। किसी भी चीज़ को लिविंग जब बोलते हैं तो हमको पता होना चाहिए कि लिविंग थिंग्स का मतलब जहाँ पे सेल प्रेजेंट है, मतलब कि जहाँ पे सेल प्रेजेंट है उसको हम लिविंग बोल देंगे। हाँ, अब उसके बाद अगर पहले हम लोग एक बेसिक ढांचा देख लेते हैं, जैसे कि हमारे पास देखते हैं कि कोई भी एक सेल होता है, कोई भी एक सेल होता है, तो उसको सेल को हम कब सेल बोलते हैं, कोई भी सेल को हम सेल कब बोलते हैं, जब अगर हम बात करते हैं कोई भी सेल को जब हम सेल बोलते हैं, जब उसके पास क्या होता है कि उसके अंदर कुछ मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं जो उसको जिंदा रखते हैं। उसका कुछ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसके कारण से उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होता है, जिसके अंदर से कुछ बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, तब जाके वो काम कर पाता है। जैसे अमीबा एक सिंगल सेल है, तो अमीबा के अंदर वो क्षमता है कि वो अकेले सारा काम को कर सकता है। इसलिए किताब में लिखा है एनसीईआरटी में कि सेल का एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। दैट मीन्स कि सेल के अधूरा, सेल से अधूरा कोई भी चीज रहा तो वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं करेगा। सेल ही हमारा बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। तो सेल का अगर डेफिनेशन देखते हैं तो सेल से ही हमारा लाइफ एराइज हुआ है। तो सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फिर यहाँ पे पॉइंट आता है व्हाई वी आर सेइंग स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल। स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि कोई भी चीज का एक स्ट्रक्चर है,
और वो स्ट्रक्चर के कारण ही वो क्या है, वो एक फंक्शंस को परफॉर्म कर पा रहा है। डैट मीन्स कि वो जैसे हमारा बॉडी सेल से बना हुआ है, तो हमारे बॉडी स्किन सेल्स में सबसे पहले सेल्स मिलोगे, फिर टिश्यूज मिलोगे, फिर ऑर्गन सिस्टम मिलोगे। तो ये एक स्ट्रक्चर है। फंक्शन क्या है, हमारा बॉडी पूरा सेल्स से मिल के ही बना हुआ है, तभी वो एक फंक्शंस को परफॉर्म कर पा रहा है। तो फंक्शनल यूनिट उसी को बोलते हैं जब वो रेपिटेशन होता है और उसके बाद अपने काम को करता है। और किस तरह का काम को करता है, वो सारा काम लाइफ प्रोसेस के अंदर जो आता है, जो उसको जिंदा रहने में काम करता है, जैसे कि न्यूट्रिशन हो गया, रिस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया। ये चारों, जैसे तुम अभी खाना खाया, खाना खा के खाना को डाइजेस्ट किया, डैट मीन्स कि सबसे पहले खाना खाया, खाना को खाने के लिए भी एनर्जी लगा ना, और वो खाना को खाने के लिए एनर्जी जो था वो तुम्हारा बॉडी से आया। अब उसके बाद खाना जो खाया, उसके बाद खाना को डाइजेस्ट करना था। खाना डाइजेस्ट करने के बाद तुम्हारे पास जो खाना डाइजेस्ट हुआ, वो जाके इंटेस्टाइन में बहुत सारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स, छोटा छोटा मॉलिक्यूल्स में विलाई में जाके ऑब्जर्व हुआ, और वो जाके ब्लड स्ट्रीम में आया। ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद वो हमारा ऑक्सीजन से कंबाइन करके हमारा बॉडी के सेल्स में जाके वो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, डेट मीन एटीपी प्रोड्यूस कर रहा है। तो कहीं ना कहीं देख पा रहे हैं ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिम्स के अंदर हो रहा है। पर अगर हम यूनिसेलुलर का बात करते हैं, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिम्स में हमें ये जो प्रोसेस देखने को मिलता है वो बहुत सिंपल देखने को मिलता है। सिंगल सेल से वो सारा काम करता है। तो अब डिटेल में तो हम लोग चले गए, अब एक एक पॉइंट को देखते हैं, फिर और डिटेल धीरे धीरे चलते जाएंगे। अब उसके बाद देखते हैं सेल है क्या। सेल एक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। ये एक स्मॉलेस्ट यूनिट कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑल लाइफ प्रोसेस। ये एक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ है, पर स्मॉलेस्ट यूनिट है, साथ साथ वो सारा काम कर सकता है जो तुम्हारे जिंदा रहने के लिए तुमको जरूरी है। इसलिए सेल का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि क्या कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं। जिस तरीका से सेल को हम फंक्शनल यूनिट बोलते हैं, उसी तरीका से हमारे पास किडनी है। तो किडनी में अगर हम देखते हैं कि फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी होता क्या है, और ये पॉइंट हम लोग क्यों रखें, तो हमारे पास जो फंक्शनल यूनिट है वो उसको हम नेफ्रॉन बोलते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है कि ब्रेन का फंक्शनल यूनिट को क्या बोलते हैं, न्यूरॉन्स बोलते हैं। लाइफ का अगर हम बात करते हैं, लाइफ का भी फंक्शनल यूनिट होगा जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सेल बोल रहे हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, जो तुम देखो अपने कॉपी से मिलाते जाओ, और जो नहीं समझ में आया वो देखो। फिर सेल की स्टडी को बोलते क्या है, सेल के स्टडी को हम लोग बोलते हैं साइटोलॉजी, और वो डील करता है किस चीज से, साइटोलॉजी को हम लोग सेल बायोलॉजी भी बोलते हैं, और वो डील करता है फिजियोलॉजी से, जहां पे हम सेल के फिजियोलॉजी को पढ़ते हैं, बायोकेमिस्ट्री को पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, और सेल का ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में सेल का बनावटी कैसा है, कैसा सेल ऑर्गेनेल है, उसमें किस तरीका का सेल ऑर्गेनेल है। जैसे कि हमारे पास मान लो कि ये कोई सेल है, और ये सेल में हमारे पास बहुत तरह तरह के ऑर्गेनेल प्रेजेंट है। कुछ गोल्जी बॉडीज होंगे, कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे, कुछ हमारे पास वैक्यूल होंगे। ठीक है, ये जो ऑर्गेनेल है इसका भी अपना अपना फंक्शंस होता है, जिसके कारण से काम होते रहता है। जब काम होते रहता है तो वही तो हमारा कोऑर्डिनेट करके सेल्स जब काम कर रहा है, उसके अंदर का भी सेल ऑर्गेनल्स काम कर पा रहा है, तभी टिश्यूज एक फंक्शन कर पा रहा है, और टिश्यूज फंक्शन कर पा रहा है तभी ऑर्गन काम कर पा रहा है, और ऑर्गन सिस्टम फिर पूरा बॉडी कोऑर्डिनेट वे में काम कर रहा है। हर एक ऑर्गेनिम्स का बॉडी अलग अलग लेवल पे बना हुआ है। उसको देखने से पहले हम लोग और आगे बेसिक्स पे आते हैं। ये समझ में आ गया कि फिजियोलॉजी, आई थिंक दिस इज रिपीटेड। हाँ, अब उसके बाद सेल के बारे में पता चल गया कि स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ है, जिसमें से जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, वेदर यूनिसेलुलर, चाहे वो छोटा एक सेल का बना हुआ, यूनिसेलुलर का मतलब चाहे वो सिंगल सेल का बना हो, और मल्टी सेलुलर, दैट मीन्स कि एक सेल से ज्यादा का बना हो, तो वो क्या होगा, हमारा सब में सेल्स प्रेजेंट होगा। सेल एक स्मॉलेस्ट एंटिटी है कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑल लाइफ प्रोसेस। तो ये भी, इसको थोड़ा सा डिटेल में लिखा गया है। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी जैसे नेफ्रॉन होता है, इसको तुम लिख सकते हो, जो फिल्टर करता है किसको, ब्लड को फिल्टर करता है, और फॉर्म्स करता है यूरिन। तुमको पता होना चाहिए जो हमारे पास किडनी नेफ्रॉन होता है वो कुछ इस तरह का हमें दिखता है, और ये जो नेफ्रॉन होता है इस तरह का मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन हमारे किडनी में प्रेजेंट होते हैं, जो फंक्शनल यूनिट का काम करता है, डेट मीन्स के फिल्ट्रेशन का काम करता है किडनी के अंदर, और वो जो फिल्ट्रेशन का काम होता है तभी तो यूरिन का फॉर्मेशन होता है। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है कि फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन क्या है, न्यूरॉन। अब ये काम क्या करता है, यहाँ पे डिटेल में मैंने लिखा, नर्व इंपल्सेस को कैरी करता है। जैसे कि अभी तुम सोचो, तुमको हम टच किए तो तुमको एग्जैक्ट पता है कि मैं तुम्हारा हाथ में टच किया या पैर में टच किया। क्यों पता चला, क्योंकि तुम्हारे बॉडी में कुछ नर्व इंपल्सेस फ्लो करते हैं, और वो कौन कर रहा है, न्यूरॉन्स के थ्रू हो रहा है। तो ये सारे इंपल्सेस जो मैसेज कैरी किए जाते हैं वो न्यूरॉन्स के थ्रू होता है, और ये सारा वाइटल एसेंशियल फंक्शंस है। साइटोलॉजी के बारे में हम लोग ने पढ़ा कि सेल बायोलॉजी ये ब्रांचेस फोकस करता है स्टडी सेल स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड कॉम्पोजिशन। फिजियोलॉजी में क्या पढ़ते हैं कि कैसे सेल फंक्शंस कर रहा है और कैसे वो होम्योस्टेटिस को मेंटेन कर रहा है। मैंने क्लास में, बहुत सारे क्लास में होम्योस्टेसिस के बारे में बताया। होम्योस्टेटिस का मतलब क्या होता है, तुम्हारे बॉडी का एक इंटरनल टेम्परेचर फिक्स है, तुम्हारा बॉडी इंटरनल टेम्परेचर को एक मेंटेन करके रखता है, और जब ये डगमगाता है तो तुम्हारा तबियत खराब होता है।
तो होम्योस्टेटिस दैट मीन्स कि यू आर ए वार्म ब्लडेड एनिमल ना, कोल्ड ब्लडेड एनिमल जो क्या है नेचर के हिसाब से अपने आप को बदल लेता है, पर वार्म ब्लडेड एनिमल दैट मीन्स कि तुम्हारे बॉडी में एक होम्योस्टेटिस नाम का चीज़ है, और मैंने क्लास में ये भी बताया था ये कौन कंट्रोल करता है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। तो होम्योस्टेटिस क्या है कि इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना, दिस इज होम्योस्टेटिस। ठीक है, इसको क्या बोल रहे हैं, होम्योस्टेटिस बोल रहे हैं। तो अगर हम बात करते हैं होम्योस्टेटिस का, तो इसमें यहाँ पे हमको लिखना है इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास पॉइंट है बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री क्या है, स्टडीइंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड प्रोसेस विद इन सेल। दैट मीन्स कि बायोकेमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं और वो सारा प्रोसेस पढ़ते हैं जो सेल्स के अंदर हो रहा होता है। सेल ऑर्गेनाइजेशन है क्या, सेल ऑर्गेनाइजेशन एक एक्सप्लोरिंग है हाउ डिफरेंट ऑर्गेनेल्स वर्क, ठीक है, और अदर टुगेदर इंश्योर प्रॉपर सेल फंक्शंस। एक बार फिर से बता देते हैं सेल ऑर्गेनाइजेशन क्या है। मैंने बार बार बोल रहा हूँ, सेल के अंदर कुछ सेल ऑर्गेनेल है, वो आपस में काम कर पा रहे हैं, तभी जाके सेल एक फंक्शंस कर पा रहे हैं। सेल्स के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, वो उसको फिर उसके बाद सेल्स तभी टिश्यूज काम कर पा रहा है। मेटाबॉलिक रिएक्शंस है क्या, सेल के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं चीज़ों को करने के लिए। अब हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल है कि आखिर वो सेल है तो उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स का बात करते हैं, तो हमारे पास सेल जो होता है वेरी वाइडली इन साइज। दैट मीन्स कि सर सेल का साइज क्या होता है, अलग अलग होता है, शेप भी अलग अलग होता है, उसका फंक्शंस भी अलग अलग होता है, अडेप्टिंग टू द स्पेसिफिक रोल्स दे प्ले इन ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जाम्पल रेड ब्लड सेल्स जो हमारे पास है वो क्या है, उसका अगर हम शेप का बात करते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखो कि कैसा शेप होता है, बाइकॉनकेव होता है। फिर हमारे पास पॉइंट होता है कि सर उसको बाइकॉनकेव शेप होता क्यों, बाइकॉनकेव शेप होने का रीजन क्या है। बाइकॉनकेव शेप इसलिए होता है क्योंकि उसके पास तो पता है कि जब वो इमेच्योर होता है तो उसके पास सेल ऑर्गेनेल है, पर जब मैच्योर होता है तो सेल ऑर्गेनेल गायब हो जाता है। कहीं ना कहीं उसको आरबीसी सेल, जो हमारे पास आरबीसी का सेल है, उसको ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना था और नेचर ने इसीलिए उसको बाइकॉनकेव तो पहले बनाया और साथ के साथ उसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स को गायब कर दिया। सेल ऑर्गेनेल्स रहता तो स्पेस रहता और वो पूरी तरीका से वो ट्रांसपोर्टेशन का काम नहीं कर पाता। आरबीसी का सेल पूरी तरीका से फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी नहीं कर पाता, इसीलिए नेचर ने उसको इस तरीका का बनाया जिसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स नहीं है। तो तुमसे अगर पूछेगा कि बताओ सेल ऑर्गेनेल्स किस सेल में नहीं होते हैं, तो हो गया आरबीसी का सेल, वो भी किस फेज में, मैच्योर जब हो जाता है, तो जब वो कैरी करने के लायक हो जाता है। स्मॉल डिस्क शेप फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, वाइल न्यूरॉन्स कैसा होता है, लंबा होता है, थिन होता है और सिग्नल को ट्रांसमिट करता है बहुत दूर दूर तक। ठीक है, अब आगे देखते हैं, साइज के बारे में बात करते हैं। तो हम तुमसे पूछे कि स्मॉलेस्ट सेल, तो तुम बोलोगे माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है। उसके बाद बैक्टीरियम विच मेजर 0.1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। लार्जेस्ट सेल का बात करते हैं तो ऑस्ट्रिच का एक, विजिबल टू द नेकेड आई। लॉन्गेस्ट सेल का बात करते हैं तो हमारे पास नर्व का सेल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरॉन बोलते हैं। विच कैन एक्सटेंड अप टू सेवरल मीटर इन सम एनिमल। और तुम सोचो कि सेवरल मीटर तक उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं न्यूरॉन्स को। अब आगे आते हैं, अब उसके बाद हमारे पास क्या पॉइंट है, फैसिलिटेटिंग कम्युनिकेशन विद इन द बॉडी। फंक्शन ऑफ नर्व सेल, मैंने बार बार बोला हूं कि ये स्पेशलाइज टू ट्रांसमिट द इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू द ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम, कोऑर्डिनेशन एंड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। अब हम लोग यहाँ से आगे देखते हैं। आगे देखने का मतलब अब हम लोग यहाँ से देख रहे हैं कि बायोलॉजी में हम लोग पढ़ते क्या है। तो बायोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं क्या, स्टडी ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ते हैं। स्टडी ऑफ लाइफ में क्या पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ लाइफ में हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे नेचर से इंटरेक्ट करते हैं, कैसे हमारा इंटरेक्शन होता है नेचर के साथ। क्या बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं तो वो बायोलॉजी है, वो भी बायोलॉजी है, क्योंकि बैक्टीरिया के बारे में पढ़ो या फंगी के बारे में पढ़ो या एनिमिलिया के बारे में पढ़ो, ये सारा बायोलॉजी का पार्ट है। तो आज हम लोग वही सारी चीज़ें को देख रहे होंगे। तो देखो, सबसे पहले क्या लिखना है, अगर तुम्हारे आया कि बायोलॉजी में क्या पढ़ते हैं। बायोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है जहाँ पे हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पढ़ते हैं और उसके इंटरेक्शंस के बारे में पढ़ते हैं विथ द एनवायरनमेंट। इट एक्सप्लोर द स्ट्रक्चर, फंक्शंस, ग्रोथ, इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लाइफ। ध्यान से सुनो हम क्या बोल रहे हैं। इट एक्सप्लोर द स्ट्रक्चर, फंक्शंस, उसके बाद एक्सप्लोर द फंक्शंस, ग्रोथ, इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लाइफ। सबसे पहला वर्ड मैंने क्या लिखवाया तुमको, स्ट्रक्चर। हर एक ऑर्गेनिजम्स का एक अपना अपना स्ट्रक्चर है ना। तो वो बायोलॉजी भी डिफाइन करता है कि आखिर नेचर ने इसे ऐसा क्यों बनाया।
आखिर होमोसेपियंस अगर हम लोग हैं तो हमें ऐसा क्यों बनाया? वाई वी हैव ए 2 ईयर्स, वाई वी हैव ए 1 नोज, वाई वी हैव ए 2 आइज, दिस ऑल आर क्रिएटेड बाय नेचर एंड वाई इट इज क्रिएटेड, ये सारा हमारा आंसर हमें बायोलॉजी देता है। ठीक है, आखिर इसका फंक्शंस क्या होता है? फंक्शंस क्या होता है, कैसे हमारा बॉडी ग्रोथ करता है, कैसे कोई भी सेल ग्रोथ करता है, ये सारा हमें बायोलॉजी से पता चलता है। और कोई भी चीज कैसे इवॉल्व हुआ, ये सारा हमें बायोलॉजी से ही पता चलता है। और क्लासिफिकेशन ऑन लाइफ, और तुम लोग को पता होना चाहिए कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? एरिस्टोटल इज द फादर ऑफ बायोलॉजी। तो अब उसके बाद बात करते हैं कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है। उनका एक्सटेंसिव कंट्रीब्यूशन है हमारे, ताकि अंडरस्टैंड कर सके नेचुरल वर्ल्ड को, क्या अंडरस्टैंड कर सके नेचुरल वर्ल्ड को, और इसका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है इसी चीज के ऊपर। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर कि बॉटनी और जूलॉजी में पढ़ते क्या है। वी हैव बायोलॉजी, देयर इज 2 ब्रांच, बॉटनी एंड जूलॉजी। बॉटनी में हम लोग पढ़ते हैं सर प्लांट के बारे में, जहाँ पे हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी, स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन एंड इकोलॉजी। इकोलॉजी भी ब्रांच जो होता है वो बॉटनी का ही पार्ट होता है, जो आप 12th क्लास में इकोलॉजी अलग अलग चैप्टर पढ़ोगे, बहुत डेप्थ में पढ़ोगे। बेसिकली 9th 10th में भी एक एक चैप्टर होता है, जैसे आवर इन्वायरमेंट पढ़ रहे हो, इकोसिस्टम पढ़ रहे हो, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज पढ़ रहे हो, ये सारा इकोलॉजी का ही चैप्टर आता है। जूलॉजी में अगर बात करते हैं तो ये बेसिकली फोकस करता है एनिमल्स के ऊपर और उसके एनाटॉमी के ऊपर, कैसे बिहेवियर है उसका, ऑर्गेनिम्स का नेचर के प्रति और दूसरे एनिमल्स के प्रति, और कैसे वो ऑर्गेनिम्स इवॉल्व हुआ, क्या इवोल्यूशन प्रोसेस हुआ। जैसे कि हमने बात किया था जैसे ह्यूमन बींग्स का बात करते हैं, ऑस्ट्रोपिथेकस, रामापिथेकस, रिप्टोपिथेकस, ये सारा क्या है, हमारे पूर्वज रह चुके हैं। उसके बाद होमो हेबिलिस, होमो इरेक्टस, ये सारा चीज, जैसे कि हम लोग अभी क्या होमो सेपियंस है, ये सारा हमारा एक इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है। तो हमारा रिलेशन किसके साथ है? हमारे इवोल्यूशनरी से। दैट मीन्स कि ये जितने भी मैंने नाम बोला, ये सारा हम लोग का इवोल्यूशन कैसे, हम लोग पहले क्या है, झुक झुक के चलते थे, अब स्ट्रेट चल रहा है, क्योंकि हम लोग ने अपने लाइफ को उस तरह से मॉडिफाई किया जिस तरीका से हमारे लिए बेनिफिशियल है। और अभी भी हमारे बॉडी में ऐसे बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं, हमारे बॉडी के सेल्स में, हमारे बॉडी के सेल्स के डीएनए में ऐसे बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं जो रिस्पॉन्सिबल हो रहा है हमें इवॉल्व करने के लिए। अब हमारे पास पॉइंट आता है कि सेल्स के अंदर ये जो बदलाव आता है वो कौन कैरी करता है। सेल्स के अंदर ये जो बदलाव आ रहा है वो एक डीएनए जो है, जो जेनेटिक मटेरियल है, और ये जो जेनेटिक मटेरियल है वही ये सारा बदलाव ला रहा है, जो तुम्हारे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग, उसके बाद तुम्हारे ऑफस्प्रिंग में ये इन्फॉर्मेशन पास हो रहा है, और ये डीएनए कहाँ पे, सेल के न्यूक्लियस में। अब हमारे पास पॉइंट ये है कि और आगे क्या पढ़ना है, सेल स्ट्रक्चर क्या है। सेल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो तुम्हारे पास सिंपल एक लैंग्वेज में बोलते हैं, कोई भी सेल जब होता है तो आपस में जब सेल मिलता है तो एक टिश्यूज बनता है। जैसे मान लो कि हमारे पास ये कोई हैंड है, ठीक है, अब कोई हैंड है तो यहाँ पे पास जो टिश्यूज बन रहा है, तो यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यूज हो सकता है, जस्ट आई एम टेकिंग एग्जांपल। और ये हैंड हमारे पास एक तरह से क्या बन गया, हमारे पास ऑर्गन बन गया। उसके बाद अब हमारे पास पूरा हाथ ऑर्गन सिस्टम, तो ये इससे भी बेस्ट एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, ध्यान से देखना, एक मिनट थोड़ा सा। तो हमारे पास पॉइंट ये है कि जो सेल होता है वो क्या होता है, मिलता है आपस में तो टिश्यूज बनाता है, और टिश्यूज आपस में मिलता है तो एक ऑर्गन बनाता है, ऑर्गन आपस में मिलता है तो ऑर्गन सिस्टम बनाता है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा आता है, थोड़ा सा सर और एक्सप्लेन करो अच्छा में, ठीक है। और फिर ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, बात तो सही है। तो बस हमारे पास पॉइंट ये है, जैसे कि हमारे पास कोई भी हमारे पास क्या है, ये चिरकुट ऑर्गेनिजम्स है, और ये जो ऑर्गेनिजम्स है हमारे पास, ये कैसे बना होगा। सबसे पहले हमारे पास क्या हुआ होगा कि एक सेल हमारे पास मिला होगा, एक सेल हमारे पास क्या हुआ होगा, आया होगा, और ये सेल में हमारे पास सेल कंबाइंड हुआ, और उसके बाद एक टिश्यूज हमारे पास फॉर्म कर दिया होगा। एक टिश्यूज मान लो कि हम स्टमक का टिश्यूज मान लेते हैं, कोई गट का टिश्यूज है, कोई गट मतलब स्टमक का टिश्यूज है, और उसके बाद सबसे पहले मान लेते हैं कि वो स्टमक फॉर्म कर दिया। क्या फॉर्म कर दिया, स्टमक फॉर्म कर दिया, ठीक है सर। ये जो स्टमक हमारे पास फॉर्म कर दिया, ये जो हमारे पास स्टमक फॉर्म कर दिया, ये स्टमक हमारे पास एक तरह का क्या हो गया, एक तरह का ऑर्गन हो गया। अब ये ऑर्गन हमारे पास मिला और एक ऑर्गन सिस्टम भी बना सकता है। दैट मीन्स कि दैट ऑर्गन सिस्टम व्हाट वी कैन से, जहाँ पे स्टमक का यूज हो रहा है, इंटेस्टाइन का यूज हो रहा है, जहाँ पे क्या क्या यूज हो रहा है, हमारे पास स्टमक का यूज हो रहा है, स्टमक है, उसके बाद इंटेस्टाइन है, सर माउथ भी है जिसको बकल कैविटी बोल रहा है, और यहाँ पे हमारे पास इसोफेगस है,
ये सारा चीज हमारा जब मिल रहा है तो हमारे पास एक ऑर्गन सिस्टम बन रहा है, और दिस ऑर्गन सिस्टम व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट कि ये एक कॉम्बिनेशन से बन रहा है। अब हमारे पास पॉइंट आता है सर, जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिल रहे होंगे हमारे पास, जैसे कि एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सारा सिस्टम जब मिल रहा है तो एक जाके हमारे पास एक हायर ऑर्गन्स का चिरकुट बन रहा है, दैट मीन्स की ऑर्गेनिजम्स बन रहा है। तो ये पॉइंट हमारा था कि किस तरीका से हमारा ऑर्गेनिज्म सेल कैसे बनता है। फिर क्या ये सारा यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में भी होता है? यूनिसेलर तो सिंगल सेल का बना हुआ है। इसी तरीका से कोई टिश्यूज लेवल का भी ऑर्गेनिज्म होगा, बना होगा, सेल से टिश्यूज मात्र बना होगा। फिर कोई ऑर्गन लेवल का भी बना होगा तो उसमें सेल बना होगा, फिर टिश्यूज बना होगा, फिर ऑर्गनशिप बना होगा। ऐसा भी ऑर्गन होगा जो ऑर्गन सिस्टम का होगा, जिसमें सेल बना होगा, टिश्यू बना होगा, ऑर्गन सिस्टम। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि तुम टिश्यूज के बने हो, क्या तुम सेल्स के नहीं बने होगे? सेल्स के भी बने होगे। ऑटोमेटिकली सेल्स बना होगा तभी तो टिश्यूज बना होगा। मैं तुमको बोल रहा हूँ ऑर्गन सिस्टम लेवल का तुम ऑर्गेनिजम्स हो, दैट मीन्स कि तुम्हारे में सेल्स भी है, टिश्यूज भी है, ऑर्गन भी है और ऑर्गन सिस्टम भी है। अब हमारे पास पॉइंट है कि सेल एग्जिबिट करता है हाई लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इंश्योरिंग दैट जितने भी लाइफ प्रोसेस होते हैं वो एफिशिएंटली हो सके। क्या इसका मतलब है? सेल्स जो होता है हमारे पास, अगर हम कोई भी सेल्स का बात करते हैं तो सेल के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल है। मैंने बोला था ये जो सेल ऑर्गेनेल है ये बहुत एफिशिएंटली काम कर सके, इसीलिए नेचर ने इसे कॉम्प्लेक्स टाइप से बनाया है और अच्छी तरीका से काम कर सके, सारे लाइफ प्रोसेस को कर सके। हायर ऑर्गेनिज्म्स में भी अगर सेल प्रेजेंट है, जैसे हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, तुम सोचो कि अभी मैं लिख भी रहा हूँ, सोच भी रहा हूँ क्या तुमको बोलना है, पढ़ा भी रहा हूँ, मूव भी कर रहा हूँ, हैंड मूवमेंट कर रहा हूँ, ये सारा काम कर रहा हूँ। ये जो मैं सारा काम कर पा रहा हूँ ये क्यों पॉसिबल है? कहीं ना कहीं हमारा बॉडी का जो सेल है वो अच्छी तरीका से फॉर्म कर अपनी लाइफ प्रोसेस को कर पा रहा है, तभी तो हमारा बॉडी अच्छी तरीका से परफॉर्म कर पा रहा है। तो मैं बस ये बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे हाई लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, जिसके कारण से हम एफिशिएंटली काम को कर पा रहे हैं। अब उसके बाद सेल से टिश्यूज का फॉर्मेशन होता है, जो मैंने अभी बताया, ग्रुप ऑफ सिंगल सेल्स टिश्यू फॉर्म कर रहा है और उसका एक स्पेसिफिक फंक्शंस है, जैसे कि मसल्स टिश्यूज मूवमेंट का काम कर रहा है। ऑर्गन फॉर्मेशंस का बात करते हैं तो टिश्यूज कंबाइन हो रहा है और ऑर्गन का फॉर्म कर रहा है, जैसे हार्ट फॉर्म कर रहा है, लंग्स फॉर्म कर रहा है और किडनी फॉर्म्स कर रहा है। ऑर्गन सिस्टम का बात करते हैं तो बहुत सारे ऑर्गन आपस में काम कर रहे हैं और एक सिस्टम्स फॉर्म कर रहा है, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। फिर हमारा ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन हो रहा है, बहुत सारे सिस्टम्स फंक्शंस कोहेसिवली फॉर्मेशन कर रहे हैं और एक लिविंग ऑर्गन्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये हमारा एक बेसिक पॉइंट था। अब हमारे पास पॉइंट क्या है, ध्यान से सुनना, कि डिवीजन ऑफ लेबर इन सेल्स। व्हाट डू यू मीन बाय डिवीजन ऑफ लेबर इन सेल्स? तो अगर हम जब बात करते हैं कि हर एक सेल ऑर्गन्स परफॉर्म करता है एक यूनिक फंक्शंस, या हर एक सेल ऑर्गन्स कैसा फंक्शन करता है, एक यूनिक फंक्शंस परफॉर्म करता है। फिर हमारे पास देखते हैं सेल मेम्ब्रेन, कुछ डिवीजन ऑफ लेबर। जैसे अभी हम तुमको बोले कि कल हम लोग पार्टी करेंगे, कल जब हम लोग पार्टी करेंगे तो तुम ये लेके आना, समोसा लेके आना, तुम लिट्टी लेके आना, तुम बर्गर ऑर्डर कर लो, तुम पिज्जा ऑर्डर कर लो। तो ये जो हमारे पास ऑर्डर है दैट डिपेंड अपॉन हम काम दे रहे हैं, तुम ये काम कर लेना, तुम वो काम कर लेना। इससे क्या होगा कि काम हमारा इजी हो जाएगा और एक समय में हम लोग मल्टीपल काम को कर पा रहे होंगे। तो जब हम लोग काम को बांटते हैं तो एक समय में मल्टीपल काम दिखता है। और अब हम लोग क्या है, खाना होगा तो सब चीज़ लेके बैठेंगे, कोई वो खा रहा होगा, कोई वो खा रहा होगा, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा होगा, मेरा ये समझाना है कि डिवीजन ऑफ लेबर काम करता क्या है, चीज़ों को कोऑर्डिनेट करवाता है। मतलब पहले अपना अपना काम हो गया, फिर एक जो प्रोसेस हो रहा है सेल के अंदर अच्छी तरीके से एफिशिएंटली काम हो पा रहा है। तो उसी तरीके से सेल में भी एक टर्म है डिवीजन ऑफ लेबर, जहाँ पे सेल के पास कुछ ऑर्गेनल है जो अपना अपना काम को परफॉर्म कर रहा है अच्छी तरीके से। जैसे कि हमारे पास है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है, किसी भी चीज को मूवमेंट कराता है सब्सटेंस का इन और आउट ऑफ द सेल, इन और आउट ऑफ द सेल। अब बात करते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक साइट है जहाँ पे बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं। मैंने मेटाबॉलिक रिएक्शंस को समझाया। मेटाबॉलिक रिएक्शंस को थोड़ा सा डिटेल में और समझना चाहते हो तो दो तरह का होता है, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक। किसी भी ऑर्गेनिज्म में कोई भी चीज सिंथेसिस हो रहा है तो उसको कैटाबॉलिज्म बोल रहे हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म में किसी भी चीज का सिंथेसिस हो रहा है उसको हम एनाबॉलिज्म बोल रहे हैं। किसी भी चीज का ब्रेकडाउन हो रहा है, कट रहा है, जिसमें कैटाबॉलिज्म बोल रहे हैं। कैटाबॉलिज्म दैट मीन्स की डाइजेशन, एनाबॉलिज्म दैट मीन्स की रिस्पिरेशन। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, सेलुलर रिस्पिरेशन। सर फोटोसिंथेसिस क्या है वो तुम कमेंट में लिखो। फोटोसिंथेसिस किस प्रोसेस के अंदर आएगा, कैटाबॉलिज्म या एनाबॉलिज्म? गोल्जी एपरेटस उसी तरह का एक सेल ऑर्गेन्स है। ये मॉडिफाइड होते हैं, ये क्या करते हैं, सॉर्टिंग दैट मीन्स की पैकेजिंग और मॉडिफाइंग करते हैं। जैसे गिफ्ट को क्या करते हैं, पैक करते हैं, उसका डिस्पैच करते हैं, उसी तरह गोल्जी एपरेटस का काम है। ये फूड को मॉडिफाई करते हैं, सॉर्ट करते हैं और उसके बाद पैकेज करके प्रोटीन फॉर ट्रांसपोर्ट,
अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि क्लासिफिकेशन ऑफ बायोलॉजी। ये जो बायोलॉजी का जो क्लासिफिकेशन है वो सबसे पहले साइंटिस्ट के हिसाब से, साइंटिस्ट अपने यूजेस के हिसाब से अपने मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे दे दिया। मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे मतलब कि देखने के बेसिस पे किस तरीका का क्या दिख रहा है, किस तरीका का क्या क्या है, उसके बेसिस पे साइंटिस्ट ने ये क्लासिफिकेशन दे दिया। अर्लियर क्लासिफिकेशन था लोगों को यूज के बेसिस पे दे देते, जैसे कि एरिस्टोटल ने था जो फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहलाया। उन्होंने मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किया, प्लांट को देखा, छोटा प्लांट, बड़ा प्लांट, और उसमें स्टीम कैसा है, हर्ब सर्ब ट्रीज में बांट दिया। जैसे कि हमारे पास उन्होंने क्या किया, एक्सटर्नल फीचर्स को देखा। एनिमल्स में क्या देखा, अरे भाई आरबीसी प्रेजेंट है, रेड ब्लड सेल प्रेजेंट है, तो उसको क्या बोल दिया, एनिमा, इनेमा, और अगर नहीं है तो इनेमा, ई लगा दिए। सर ए अगर आता है तो अब्सेंट, बायोलॉजी में अगर ए आता है तो अब्सेंट। प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स के बेसिस पे प्लांट को डिवाइडेड कर दिया हर्ब्स, सर्ब्स और ट्रीज के बेसिस पे, बेस्ड ऑन उसके साइज और स्ट्रक्चर के बेसिस पे। फिर हमने बात किया कि अगर कोई भी सेल है तो उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा तुम देख लो कि सेल छोटा होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल, जैसे हम तुमसे पूछे अभी तुम जिस रूम में, उसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, तुम बोलोगे ईटा, तो तुम्हारे शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, सेल होगा ना। अगर एक सबसे छोटा यूनिट देखेंगे तो सेल इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्म ऑल बेसिक फंक्शंस। हर एक ऑर्गेनिज्म स्टार्ट करता है सिंगल सेल से, इसका ये समझना। तो इस पॉइंट को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले समझना कि ये गैमेटिक और सोमेटिक सेल्स का क्या खेला है। तो अगर हम तुमसे पूछे कि तुम्हारे बॉडी में जो सेल होता है वो दो तरह का है, अगर हम तुमसे पूछे तो तुम बोलोगे सर कौन कौन सा। एक हमारे पास है सोमेटिक सेल, ठीक है, एक हमारे पास है गैमेटिक सेल। ये जो हमारे पास सोमेटिक सेल है सर, ये हमारे बॉडी का क्या है और गैमेटिक सेल हमारे बॉडी का क्या है। तो मैं बोलूंगा कि सोमेटिक सेल तुम्हारे बॉडी के वो सेल हैं जो रिस्पॉन्सिबल है एक्सेप्ट रिप्रोडक्टिव सेल्स के छोड़ के, मतलब रिप्रोडक्टिव सेल को छोड़ के वो सारा बॉडी का सेल जहां डिवीजन हो रहा है वो सोमेटिक सेल है। गैमेटिक सेल क्या है, जो रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो गैमेटिक सेल है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सोमेटिक सेल एक्सेप्ट क्या बोलेंगे, एक्सेप्ट बोलेंगे गैमेटिक सेल, एक्सेप्ट क्या बोलेंगे, गैमेटिक सेल। एक्सेप्ट गैमेटिक सेल्स, हमारे पास जितने भी सेल होंगे वो सारे हमारे क्या होंगे, सोमेटिक सेल होंगे। बात सही है। दैट मीन्स कि गैमेटिक सेल्स क्या हमारा एग्जांपल में सर स्किन का सेल गैमेटिक सेल हो सकता है, हो सकता है। क्या सर हमारे पास जो सेल है, जैसे कि हमारे पास जो भी सेल, जैसे कि बात करते हैं तुम्हारे नोज का सेल, आई का सेल, आई का सेल, तुम्हारे लेग का सेल, ठीक है, तुम्हारे हार्ट का सेल, तुम्हारे किडनी का सेल, ये सारे कौन सा सेल है, सोमेटिक सेल है सर। ये सारे में कौन सा डिवीजन होता है, हमारे पास होता है माइटोसिस। तो सर माइटोसिस क्या है, माइटोसिस एक तरह का, अगर हम तुमसे बात करें माइटोसिस है क्या, तो तुम बोलोगे सर माइटोसिस एक तरह का सेल डिवीजन है। तो म्यूसिस क्या है, मैं बोलूंगा ये भी एक सेल डिवीजन है। सर माइटोसिस को और क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। सर इक्वेशनल डिवीजन क्यों बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन इसलिए बोलते हैं, मेरे को एक बात बताओ कि क्या तुमको चाहिए, क्या तुमको हाथ की जगह पैर चाहिए, नहीं, तो ऐसा डिवीजन चाहिए जहां पे एक सेल डिवाइड कर रहा है और दो सेल आराम से बना रहा है ना, दैट इज इक्वेशनल डिवीजन। जहां पे हमारे पास जो क्रोमोसोम्स 46 है, यहाँ पे भी हमारे पास 46 आना चाहिए। दैट मीन्स कि क्रोमोसोम्स का नंबर वेरी नहीं करना चाहिए। अगर हमारे बॉडी के स्किन सेल्स में मान लो कि कुछ क्रोमोसोम्स नंबर वेरी कर रहे हैं, वहां पे भी तो डीएनए होगा ना, सेल है तो वहां पे भी डीएनए होगा। तो बस मेरा ये बोलना है माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन होता है जहां एक सेल से दो सेल बनता है, और ये कंडीशंस इस ये जो हमारा सेल बनाता है वो कैसा सेल बनेगा, डिप्लॉइड सेल सर, डिप्लॉइड सेल, बात सही है। और क्या है, 2n, डिप्लॉइड को कैसे दिखाते हैं, 2n से, ठीक है। आगे बोलिए। अब आगे हम लोग क्या बात कर रहे हैं, आगे हम लोग बात कर रहे हैं कि आखिर सर मियोसिस क्या है और गैमेटिक सेल्स का क्या खेला है। तो हम बोलेंगे सेल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्टिव डिवीजन, या रिप्रोडक्टिव के लिए रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन, जो रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सेल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन। और वो रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन में कौन सा प्रोसेस होता है, म्यूसिस होता है। आई थिंक कि तुम लोगों को क्लास में मैंने ये नहीं बताया जो 8 से 9 में आए, पर तुमको जानना जरूरी था। इसको रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। इसको कौन सा डिवीजन बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं।
सर ये प्रोडक्ट किस चीज को देता है, वहां पे सर हमें डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड सेल मिल रहा था, यह प्रोडक्ट हमको क्या मिलेगा, हैप्लॉयड सेल मिलेगा। क्या मिलेगा, एक हैप्लॉयड सेल मिलेगा। और ये एन को हम क्या बोलते हैं, हैप्लॉयड सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हैप्लॉयड सेल बोलते हैं। बात सही है, ठीक है सर। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, हैप्लॉयड सेल बोल रहे हैं। अब हमारे पास पॉइंट ये है कि ये गैमेटिक और सोमेटिक सेल समझ में आ गया। अब हम लोग आ जाते हैं उस पॉइंट पे जहां पे हम लोग ये चीज को छोड़े थे। डेट मीन्स कि सर हमारे पास स्पर्म है, हमारे पास ओवम है, और हम लोग इसको अच्छी तरीके से देखते हैं। तो अब हम लोग उसी पॉइंट पे आते हैं, देखते हैं ध्यान से। तो हमारे पास क्या पॉइंट था, देखो ध्यान से। हमारे पास पॉइंट है कि सर यहाँ पे हमारे पास एक स्पर्म है जिसको हम लोग गैमेटिक सेल बोल रहे हैं। तो अब तुम्हारे पास क्लियर हो गया शब्द, हमने क्या बोला, गैमेटिक। और ये हमारे पास क्या है सर, ओवम है। सर ये ओवम और स्पर्म है क्या, अगर हम तुमसे पूछे ओवम और स्पर्म है क्या, तो तुम बोलोगे सर स्पर्म एक मेल रिप्रोडक्टिव सेल होता है। स्पर्म क्या होता है, एक मेल रिप्रोडक्टिव सेल होता है। सर ओवम क्या होता है, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल होता है। एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल होता है। बात तो सही है, ठीक है सर। तो आखिर हमको पता है कि मेल और फीमेल में गैमेटिक सेल होता है, दैट इज स्पर्म एंड ओवम। अब यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास क्या होगा, ये एक सेल फ्यूजन करेगा, स्पर्म और ओवम फ्यूजन करने के बाद जिस प्रोसेस को हम लोग फर्टिलाइजेशन बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, फर्टिलाइजेशन बोल रहे हैं। और ये हमारे पास, हमने अभी तुरंत बोला था कि ये प्रोडक्ट कैसा होगा, ये सर हैप्लॉइड होगा। कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। क्यों हैप्लॉइड होगा, क्योंकि ये हमारा गैमेट का सेल है। ये भी कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। ये हमारे पास गैमेट का सेल है। और यहाँ से हमारे पास जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। और ये जाइगोट फर्दर हमारा क्या बनाएगा, मोरूला बनाएगा। क्या बनाएगा, मोरूला बनाएगा। और मोरूला के बाद हमारे पास ब्लास्टूला बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, ब्लास्टूला बनेगा। फिर हमारे पास आगे प्रोसेस जाएगा, फिर हमारे पास क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो बन जाएगा, जो फीमेल के यूट्रस में जाके इम्प्लांट हो जाएगा। और जहां से 9 मंथ का गेस्टेशन पीरियड स्टार्ट होगा, जहां पे एक चिरकुट या कोई एक बेबी का प्रोडक्शन होगा। डेट मीन्स कि वहां पे गेस्टेशन पीरियड के बाद एक बेबी वहां पे प्रोड्यूस होगा। और डेट पार्चुरेशन, फिर उसका लैक्टेशन, फिर हमारा क्या, बेबी इन्फेंट बनेगा, फिर एडल्ट बनेगा, फिर हमारे पास क्या है, वो फिर एक पेरेंट्स बन जाएगा, फिर उसका भी डेथ हो जाएगा। तो यही तो लाइफ साइकिल है। पर यहाँ पे हमें ये सीखना है कि सर जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे सब एक जाइगोट से स्टार्ट हुए हैं। और दैट जाइगोट इज ए सिंगल सेल। और ये जाइगोट हमारा क्या, एक सिंगल सेल है। इसीलिए हम बोलते हैं कि हर एक ऑर्गेनिज्म जो है अपने लाइफ को स्टार्ट किससे करता है, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से करता है। और जहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल में, सेल जो होता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल का बिल्डिंग ब्लॉक जो होता है, सारे प्लांट और एनिमल का बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है, सेल है। सेल कैपेबल होता है अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखने के लिए और परफॉर्म करता है सारा बेसिक फंक्शंस। चौथा पॉइंट, हर एक ऑर्गेनिज्म स्टार्ट करता है अपने लाइफ को सिंगल सेल से। पांचवा पॉइंट, हर एक सेल्स का अपना लाइफ स्पेन होता है। भाई तुम्हारा अपना लाइफ स्पेन है, उसी तरीका से सेल का भी लाइफ स्पेन होता है। जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, उसके बाद प्लाज्मा, ये सब का अपना एक वैरी करता है लाइफ स्पेन। किसका 120 डेज है, किसी का हमारे पास बोल दो 1 मंथ है, किसी का हमारे पास मान लेते हैं कि 2 मंथ है। तो ये जो लाइफ स्पेन है ये सबका वैरी कर रहा है, मतलब ये इतना दिनों के बाद ये सेल्स फैगोसाइटोसिस कर जाएंगे। तुम कमेंट सेक्शन में एटलीस्ट ब्लड सेल्स का सबका लिखना, लाइफ स्पेन क्या है एग्जैक्ट लिखना। अगर नहीं पता होगा तो बुक से पढ़ के, गूगल करके, जैसे करना है, पर जरूर लिखना। क्लास 10th में ये लाइफ स्पेन तुमको याद रखना पड़ेगा। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है कि सबका सर अपना लाइफ स्पेन होता है। फिर हमारे पास एक पॉइंट होता है कि सर पॉइंट है क्या, जितने भी ओल्ड एंड वर्न आउट सेल होते हैं वो कंटिन्यूसली रिप्लेस होते हैं नए सेल से जो हमारे बॉडी के अंदर हैं। और वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ये देखने को मिलता है। मतलब कि ऐसे सेल्स जो हमारे बॉडी में, जैसे मान लो कि कल तुम क्या गिर गया, कल तुम साइकिल चला रहा था गिर गया, या फिर किसी भी तरह से तुम्हारा बॉडी इंजर्ड हो गया, बाइक चला रहा था या जैसे भी, तो उस वक्त तुम देखोगे कुछ दिन के बाद वो सेल्स क्या होगा, रिपेयर होगा। तो वो सारा बॉडी के अंदर तो रिपेयर हो रहा है, और वो बॉडी के अंदर रिपेयर हो रहा है तो हम बोल सकते हैं कि जितने भी पुराने सेल्स हैं वो नए सेल्स जितने भी पुराने सेल्स से बनते हैं, और पुराने सेल जो डेड है या फिर हमारे पास डैमेज है वो रिपेयर होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है सर, अब हम लोग बात करते हैं उस पॉइंट के ऊपर जो हमारे पास था क्लासिफिकेशन। और वो क्लासिफिकेशन हमें पता था कि रॉबर्ट एच विटेकर ने दिया था। और दैट रॉबर्ट एच विटेकर ने जो क्लासिफिकेशन दिया था दैट इज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आर.एच. विटेकर नाम का साइंटिस्ट, इससे भी पहले 2 किंगडम दिया गया, 4 किंगडम दिया गया, 5 किंगडम दिया गया।
इस तरीका से 5 किंगडम जो है उसका बेसिस क्या क्या लिया गया, ध्यान से देखना। उसने देखा कि थैलस ऑर्गेनाइजेशन क्या है, किसी भी ऑर्गेनिज्म हमारा यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है। अरे भाई कोई ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है या असेक्सुअल कर रहा है, कोई ऑर्गेनिज्म का फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या है, दैट मीन्स कि वो कैसे इवॉल्व हुआ, दैट मीन्स कि कोई भी ऑर्गेनिज्म कैसे खा रहा है, खाना बना रहा है, खाना खा रहा है, किसी और को खा रहा है, खाना पे डिपेंड रह रहा है। कोई भी ऑर्गेनिज्म का फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या है, दैट मीन्स कि उसका कैसे वो इवॉल्व हुआ, दुनिया में कैसे आया, उससे पहले कौन से ऑर्गेनिज्म थे। उसके बाद कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है। फिर उसके बाद देखा गया कि उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उसके बाद देखा गया सेल का टाइप, अरे भाई प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। अगर प्रोकैरियोटिक है तो लेस डेवलप्ड सेल होगा, यूकैरियोटिक है तो मोर डेवलप्ड सेल होगा। ये 5 बेसिस लिया गया, तब जाके 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। और किसने दिया, रॉबर्ट एच विटेकर ने दिया। और ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में सबसे पहला उन्होंने क्लासिफिकेशन किसका दिया, मोनेरा का। और उस जो रॉबर्ट एच विटेकर ताऊ जी थे, उसने बोला कि हमारे पास सबसे पहला किंगडम किसको रखा गया, मोनेरा को रखा गया। और ये मोनेरा जो हमारे पास था, ये हमारे पास जो मोनेरा था, इसके ऊपर अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला सोल मेंबर जो हमारे पास है बैक्टीरिया का, मोनेरा ही है। क्या है, बैक्टीरिया का सोल मेंबर मोनेरा है। अब उसके बाद हम बात करते हैं सोल मेंबर का क्या होता है मतलब सर, अरे भाई अकेला मतलब होता है, सोल मेंबर का मतलब होता है अकेला मेंबर। मतलब कि मोनेरा में इसके अलावा और भी कोई ऑर्गेनिज्म्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। सोल मेंबर मतलब अकेला मेंबर, और मोनेरा में सिर्फ बैक्टीरिया का ग्रुप आते हैं। और यहाँ पे हमारे पास बैक्टीरिया आ गया। नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हो कि हमारे पास प्रोटिस्टा है। तो प्रोटिस्टा का बात कर लेते हैं हम लोग। प्रोटिस्टा में हम लोगों को क्या क्या जानना है, देखो ये माइंड मैप तुमको कैसे बनाना है, ये इसीलिए मैंने दिया है और मैं लिख के रखा हूँ। तो प्रोटिस्टा के ग्रुप में सबसे पहले माइंड मैप से समझते हैं, फिर उसके बाद तुमको एक एक स्पेलिंग अपना सही कर लेना, और तुम्हारा स्पेलिंग एरर होगा तो। सबसे पहले देखो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स का बात करते हैं, तो हमारे पास क्लासिफिकेशन मोनेरा एक ग्रुप लिया गया, प्रोटिस्टा लिया गया, उसके बाद फंगी का ग्रुप एक लिया गया, उसके बाद प्लांटिया का लिया गया, ठीक है। प्लांटिया के बाद हमारे पास एनिमेलिया का लिया गया, किसका लिया गया, एनिमेलिया का लिया गया। ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया। कौन दिया सर, रॉबर्ट एच विटेकर ने दिया। क्या कौन दिया, रॉबर्ट एच विटेकर ने दिया। ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जहां पे हमें देखने को मिला कि मोनेरा एक बैक्टीरिया है। सर प्रोटिस्टा क्या है, प्रोटिस्टा हमारे पास क्या है, ग्रुप है एक, जिसके अंदर बहुत सारे ग्रुप बनाया गया, जिसके अंदर भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म्स को रखा गया। तो क्राइसोफाइट सबसे पहला ग्रुप बनाया गया। उसके बाद मेरे साथ वहाँ रूम पे बैठ के बोलो, जब भी देख लो, डायनोफ्लिलेट बोला गया, फिर स्लाइम मोल्ड, फिर उसके बाद हमारे पास प्रोटोजोन्स, फिर हमारे पास 5वां यूग्लिनोइड, ठीक है। अब देखते हैं कि सर क्राइसोफाइट्स में किसका एग्जांपल याद रखना है, तो मेरे साथ बोलना है सर डायटम और डेस्मिड। तो हम तुमसे पूछ रहे हैं प्रोटिस्टा का ग्रुप, क्राइसोफाइट्स, डायनोफिलेट, यूग्लिनोइड, प्रोटोजोन्स, और उसके बाद हमारे पास एक और कौन बच गया, स्लाइम मोल्ड। तुमसे पूछ रहे हैं कि बताओ क्राइसोफाइट्स का एग्जाम्पल। तो क्राइसोफाइट्स का एग्जाम्पल तुम तुरंत बोलोगे डायटम, डेस्मिड। डेस्मिड को सर गोल्डन एल्गी भी बोलते हैं। तो ये मत समझना कि वो एल्गी है, नहीं, दैट इज बिलोंग फ्रॉम हमारे पास प्रोटिस्टा, और वो क्या है, एक तरह का क्राइसोफाइट्स है। डायनोफिलेट, गोनियोलैक्स, ये रेड टाइड शो करता है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओशियंस में रेड टाइड शो करता है, ठीक है। ऐसा लगेगा कि एक रेड टाइड टाइप का आ रहा है ना, टाइड अब नहीं उठता, एक बहुत ज्यादा पानी का जो बहाव, उसको टाइड बोल रहे हैं। स्लाइम मोल्ड का एग्जांपल याद मत करना, टू भी फेरा है, चलेगा। अब उसके बाद हमारे पास पॉइंट क्या है कि प्रोटोजोन्स में 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, 4 ग्रुप बांटे हैं। तुम सुने होगे सर अमीबा, तो एमोबॉइड के अंदर ही तो हम लोग अमीबा के बारे में पढ़ते हैं सर। हम एमोबॉइड में एंट अमीबा हिस्टोलिका के बारे में पढ़ते हैं, ये दूसरा एग्जांपल है। उसके बाद हमारे पास क्या है, फ्लैजेलेटेड। फ्लैजेलेटेड में हमारे पास एग्जांपल है ट्रिप्नोसोमा, ठीक है। क्या एग्जांपल, ट्रिप्नोसोमा। उसके बाद हमारे पास स्पोरोजोन्स में क्या है, और फ्लैजेला भी तो इसी के अंदर आता है ना। अब उसके बाद देखो, अब उसके बाद हमारे पास स्पोरोजोन्स में एग्जांपल क्या है, प्लाज्मोडियम। क्या है स्पोरोजोन्स में एग्जांपल, प्लाज्मोडियम, ठीक है। सिलिएटेड में क्या एग्जांपल है, पारामीशियम। आगे देखते हैं इसको लिखना कैसे। मैं अभी तुरंत बोला प्रोटिस्टा सबसे पहला, क्राइसोफाइट्स एग्जांपल डायटम, डेस्मिड गोल्डन एल्गी बोलते हैं, डायनोफिलेट एग्जांपल हमारे पास गोनियोलैक्स है, स्लाइम मोल्ड एग्जांपल ट्यूबिफेरा है, यूग्लिनोइड जो हमारे पास एग्जांपल यूग्लिना है। अब प्रोटोजोन्स का ग्रुप क्या है सर, सबसे पहला एमोबॉइड, जिसका एग्जांपल हमारे पास ट्रिप्नोसोमा, गैविनियंसिस। उसके बाद फ्लैजेलेटेड में तुम फ्लैजेला लिख लेना, ठीक है। आई थिंक अब मैंने पीछे फ्लैजेला में आपको ट्रिप्नोसोमा बोल दिया, तो उसको तुम करेक्ट कर लेना, सॉरी ठीक इसके लिए, ठीक है। अब इसको यहाँ से तुम देख के लिख लेना, पर माइंड मैप कुछ इस तरह का बनाना जिस तरह मैं बनाने बोल रहा हूँ। अब उसके बाद हमारे पास स्पोरोजोन्स का एग्जांपल प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम कॉज करता है मलेरिया,
क्या कॉज करता है? मलेरिया। अब हमारे पास नेक्स्ट है सिलिएटेड, जिसका एग्जाम्पल क्या है? पारामीसियम। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं, प्रोटिस्टा खत्म हो गया। अब उसके बाद हमारे पास है कुछ बैक्टीरिया के नाम। ये बैक्टीरिया के नाम मैंने क्यों लिख लाया? तुमको परेशान करने के लिए नहीं। ये सारे बैक्टीरिया हमारे पास 6 to 10 में मिलते हैं, और 11th क्लास में भी कुछ बैक्टीरिया के नाम तुम पढ़ोगे जो तुमको दिखते हैं। ये दिखते हैं, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज में पढ़ते हो तो कुछ कुछ बैक्टीरिया दिखते हैं। तो सबसे पहले बैक्टीरिया का नाम अगर हम देखते हैं तो हमारे पास क्या है, और बैक्टीरिया का यूजेस के बारे में देखते हैं। लैक्टोबैसिलस, ये कहाँ पे मिलता है? कर्ड मेकिंग में, और ये एक सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया होता है। सर सेप्रोफाइटिक क्या होता है, पैरासाइटिक क्या होता है, पहले वो बता दो। तो हम लोग पहले मोड ऑफ न्यूट्रिशन देख लेते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन का चार्ट ऐसे बनाना, इसको लिखना देख के यहाँ से बनाना चार्ट। कैसे? ऐसे। अब देखो, मोड ऑफ न्यूट्रिशन का बात करते हैं तो हमारे पास ऑटोट्रोपस, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो खाना बना रहा है। कैसे खाना बना रहा है? खुद से खाना बना रहा है, या तो लाइट का यूज कर रहा है या तो केमिकल का यूज कर रहा है। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एटोट्रोपस पे डिपेंड है, दैट मीन्स की सॉरी ऑटोट्रोपस पे डिपेंड है, दैट मीन्स की प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड है, जिसको हम लोग कंज्यूमर्स बोल रहे हैं, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? कंज्यूमर्स बोल रहे हैं। तो ये ऑर्गेनिम्स को हम क्या बोल रहे हैं? हेटरोट्रोपस। ऐसे ऑर्गेनिम्स जो खाना खुद से बना रहा है जिसको हम बोल रहे हैं ऑटोट्रोपस। ऑर्गेनिज्म जो खाना खुद से बना रहा है उसको ऑटोट्रोपस बोल रहे हैं। एग्जांपल में क्या हो गया? ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स ऐसे ऑर्गेनिम्स होते हैं जो खाना खुद से बनाते हैं, खाना खुद से बनाते हैं, और उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रीन प्लांट्स। अब हमारे पास ग्रीन प्लांट में आता है फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रोपस, कीमोसिंथेसिस ऑटोट्रोपस। फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रोपस का मतलब होता है ऐसा ऑर्गेनिम्स जो खाना बना रहा है लाइट एनर्जी को यूज करके। लाइट एनर्जी यूज करके मतलब सनलाइट जो है उसको यूज कर रहा है, फिर खाना बना रहा है। उसके बाद कीमोसिंथेसिस में जो केमिकल एनर्जी को यूज करके बना रहा है, लाइट एनर्जी को यूज करके जो बना रहा है, एग्जांपल प्लांट और कुछ एल्गी भी करते हैं। और जैसे कि हमारे पास एक साइनोबैक्टीरिया भी होता है, वो भी हमारा बेसिकली तो बैक्टीरिया तो केमिकल एनर्जी से बनाता है, पर वहाँ पे भी हमारा क्या है, कुछ हमारे पास ऑटोट्रोपस देखने को मिलते हैं। ये वर्ड तुमको और अच्छे से समझ में हायर क्लास में आएगा, और मैं एक टेबल जो करवाया था उसको भी टेबल कराना, उसको हम थोड़ा देर में करने वाले हैं। अब हमारे पास बात की केमिकल एनर्जी कौन यूज करता है? सर बैक्टीरिया यूज करता है। कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट में भी हमारे पास क्लोरोफिल मींस ग्रीन पिगमेंट होता है, तो वहाँ पे हमारे पास ये सारी चीज देखने को मिलता है। अब हमारे पास ये सारा चीज देखने का मतलब फोटोसिंथेसिस होता है। अब आगे आते हैं। हेटरोट्रोपस में हमारे पास पैरासाइटिक है, सेप्रोफाइटिक है, सिम्बायोटिक है, होलोजोइक है, और सांद्रो ठीक है। हेटरोट्रोपस में हमारे पास ऑर्गेनिम्स क्या है? डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर्स। ठीक है, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट बैठे हुए हैं जो लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, इसलिए आप फोकस करके देखो। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि हेटरोट्रोपस का बात करते हैं तो हमारे पास ऑर्गेनिम्स डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर्स और अदर एनिमल। हेटरोट्रोपस का मतलब ऐसे ऑर्गेनिम्स जो दूसरे पे डिपेंड है खाना के लिए, मतलब कि किस पे डिपेंड है? प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड होंगे। हमारे पास क्या है? पैरासाइटिक जो न्यूट्रिशन को होस्ट से ले रहे हैं, सेप्रोफाइटिक जो सड़े गड़े जगह से, दैट मीन्स कि अगर मान लो कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसे प्लेस है जहाँ पे लकड़ी मान लो कि सड़ रहा है, तो वहाँ पे क्या है? मशरूम आ जाता है, गेरिकस आ जाता है, टोडस्टूल आ जाता है। तो डेड एंड डेकिंग ऑर्गेनिक मैटर से जो लेता है, ऑर्गेनिक मैटर दैट मीन्स कि ऐसा मैटर जो बायोडिग्रेडेबल है। बायोडिग्रेडेबल मतलब कि जो नेचर में डिकम्पोज हो सकता है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है सिम्बायोटिक। कुछ ऐसे ऑर्गेनिम्स होते हैं जो म्यूचुअल रिलेशनशिप में रहते हैं, दैट मीन्स कि तुम्हारा बेनिफिट हमारा बेनिफिट, मीन्स काम चलते रहना चाहिए। अब होलोजोइक मतलब जैसे कि हम लोग में जहाँ पे डाइजेशन प्रोसेस होता है, खाना खाते हैं आराम से, डाइजेशन प्रोसेस होता है, जहाँ पे तीन तरह का ऑर्गेनिम्स होता है। एक होता है ओमनीवोरस, कार्निवोरस, हर्बीवोरस। ओमनीवोरस ऐसा ऑर्गेनिम्स होता है जो दोनों खाता है, फ्लैश भी खाता है, ग्रास भी खाता है। कार्निवोरस ऐसे ऑर्गेनिम्स होते हैं जो हमारे पास फ्लैश खाते हैं, और हमारे पास ओमनीवोरस जो दोनों, और हर्बीवोरस जो हमारे पास ग्रास खाता है। सर ओमनीवोरस जो दोनों खाता है, कार्निवोरस जो फ्लैश खाता है। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है कि सर क्या होता है हमारे पास? फंगी। तो जब हम फंगी का बात करते हैं तो फंगी में तुम्हें याद यही रखना है, मेरा बात समझना ध्यान से। फंगी में सबसे पहले तुमको फंगी का नाम याद रखना है। फाइकोमाइसिटिस, ड्यूटेरियोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस और बेसिडोमाइसिटिस। ठीक है, यहाँ पे तुमको ध्यान से मेरा बात सुनना है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है, ध्यान से देखना। डीयू कैट करके याद रखो सबसे पहले। डीयू कैट मतलब कि सर आपने यहाँ पे इसका मतलब गलत लिखा दिया। मतलब कि डीयू कैट का मतलब कि यहाँ पे जो हमारे पास एग्जाम्पल होने वाला है, यहाँ अपनी कॉपी में सही कर लेना। ये हमारा एग्जाम्पल किसका होने वाला है? ड्यूटेरियोमाइसिटिस का। सर ये एग्जाम्पल किसका था? बेसिडो का। थोड़ा सा गलत हो गया है, इसको सही कर लो तुम। मतलब कि सर ये एग्जाम्पल इसका है, ये एग्जाम्पल इसका है,
थोड़ा सा सही कर लेना। तो डीयू कैट मतलब एक कैट है जो डीयू से पढ़ के आया है। तो डीयू कैट मतलब कि कॉलिकोट्राइकम अल्टरनेरिया ट्राइकोडर्मा, कॉलिकोट्राइकम अल्टरनेरिया ट्राइकोडर्मा। ये किसका एग्जाम्पल है हमारे पास? ड्यूटेरियोमाइसिटीज का। तुमसे पूछ रहे हैं बेसिडोमाइसिटीज का एग्जाम्पल, तुम बोलोगे उस्टिलागो, पक्सिनिया, एगेरिकस, टोडस्टूल। उस्टिलागो एक डिजीज कॉज करता है जो मेडिकल एग्जाम या बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है, जिसको स्मट बोलते हैं। पक्सिनिया एक डिजीज कॉज करता है जिसको हम लोग रस्ट बोलते हैं। टोडस्टूल, उसका एगेरिकस जो मशरूम होता है, जो मशरूम तुम देखे हो जो डेड एंड डेकिंग ऑर्गेनिक सेप्रोफाइटिक होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एस्कोमाइसिटीज है। एस्कोमाइसिटीज का एग्जाम्पल मेरे साथ बोलो, ईस्ट जो सैक्रोमाइसिस है, पेनिसिलियम, मोरस, ट्रफल्स। उसके बाद क्या बचा? न्यूरोस्पोरा, जेनेटिक स्टडी में यूज होता है, आया हुआ एग्जाम में। क्लेविसेप्स। फाइकोमाइसिटिस का एग्जांपल अल्बिगो राइजोपस म्यूकर। कैसे याद होगा? लिख लिख के याद करो तो तभी याद होगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। इसको तुम पैंट से याद कर लो। ये हमारे पास पेनिसिलियम। उसके बाद हमारे पास क्या हो गया? ए से क्या है? एस्पेरिगलस, जो जिसको मैंने अभी नहीं बोला। एन से याद करो न्यूरोस्पोरा, टी से ट्रफल्स, ट्रफल्स का उल्टा मॉरल्स। उसके बाद जो बचा उसको याद कर लो। इसको मैंने बोला था यूएस से याद करो, उस्टिलागो स्मट कर रहा है, पक्सिनिया रस्ट कर रहा है। इसको तो कैट से मैंने याद किया, और इसको तुम राम से याद कर लो, मिस साइकोराम। साइकोराम डेट मीन्स की फाइकोमाइसिटीज, और उसको हम साइको बोल रहे हैं। बैक्टीरिया वाला मैंने अभी तुरंत छोड़ा था। बैक्टीरिया वाला में अगर हम बात करते हैं तो बैक्टीरिया वाला में ऐसा क्या है जो तुमको जानना है? सबसे पहले मेरा बात सुनना, बैक्टीरिया वाला में ऐसा क्या है जो तुमको जानना है? तो सबसे पहले हम बैक्टीरिया का अगर नाम देखते हैं तो हमारे पास है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस के बाद हमारे पास क्या है जो कर्ड मेकिंग में यूज होता है? सेप्रोफाइटिक होता है। ई कोलाई सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया है जो डिवाइड करता है हर एक 90 मिनट्स। थोड़ा सा गलत ये है, इसको सही कर लो, 90 मिनट्स में ये डिवाइड करता है। राइजोबियम और फ्रैंकिया यूज होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। हमारे पास और भी एग्जाम्पल है नाइट्रोसोमनस और नाइट्रोवेक्टर, जो एक कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपस है। कीमो मतलब केमिकल एनर्जी को यूज करके, और ये ऑटोट्रोपस है। सैल्मोनेला टाइफी टाइफाइड कॉज करता है। स्ट्रेप्टोकोकस डिजीज याद रखो निमोनिया कॉज करता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कॉज करता है। विब्रियो कॉलेरेला कॉज करता है। क्लोस्ट्रीडियम हमारे पास टेटनस कॉज करता है। मिथेनोबैक्टीरियम सेप्रोफाइटिक होता है। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा इतना 0.3 मीटर का होता है, सेल वॉल इसमें नहीं होता है, और ये प्लांट के लिए भी पैथोजेनिक होता है और एनिमल के लिए भी पैथोजेनिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा रिलेटेड है किससे? मूड ऑफ न्यूट्रिशन। तुमको लिखना कैसे है? तो तुम लिख सकते हो कुछ इस तरह से देख के। मूड ऑफ, यहाँ से हम लोग प्लांट किंगडम देखते हैं। बेसिकली प्लांट किंगडम को यहाँ पे हम लोग अभी नहीं करेंगे क्योंकि लेक्चर थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इसको पार्ट 1 रखते हैं, पार्ट 2 बनेगा, फिर पार्ट 3 बनेगा। आराम से एग्जाम में कल तुम्हारा टेस्ट में इतना ही आएगा, जो भी तुम्हारा 9A का एग्जाम होगा या फिर 10A का एग्जाम हो रहा है, या फिर हम बोल सकते हैं 10A में थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, हो सकता है प्लांट किंगडम तक आएगा, उतना दिन में लेक्चर आ जाएगा। और या फिर अभी 9B का भी हुआ है तो उतना ही आएगा, और 9C का भी उतना ही आएगा। तो हम लोग थोड़ा सा इसको करके वाइंड अप करते हैं लेक्चर को। और लेक्चर को वाइंड अप करने का मतलब कि प्लांट किंगडम हम लोग समझ गए। एक टेबल बना लेते हैं, ठीक है। फंगी के बाद प्लांटिया स्टार्ट करने से पहले एक टेबल बना लेते हैं, और वो टेबल हम लोग आराम से बनाते हैं, और हमने क्लास में भी बनवाया था। तुम लोग को साथ साथ इस टेबल को बनाना है। कैसे बनाना है सर? ध्यान से देखो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको तुम लोग को करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? ध्यान से देखो। जो 5 बेसिस लिया गया था उसमें 5 बेसिस क्या क्या था? ध्यान से देखना। हमारे पास जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वो करना और बाकी समझना, ठीक है। ध्यान से देखो मैं क्या बता रहा हूँ। टेबल को तुम अभी बनाना, नेक्स्ट बार फिर मैं आऊँगा तो ये टेबल को करवाऊँगा। सबसे पहले हम बात करते हैं सेल का टाइप को लेके। सेल का टाइप को लेके अगर हम बात करते हैं, मेरा ध्यान से बात सुनना, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। सेल का टाइप को मैं अगर लेके बात करता हूँ तो हमारे पास क्या है सर? हमारे पास सबसे पहले मुनीरा है। क्या है? मुनीरा है। क्या है सर? फिर उसके बाद प्रोटिस्टा है, बात तो सही है। फिर फंगी है, फिर हमारे पास प्लांटिया है, फिर हमारे पास एनिमेलिया है। तो तुमको हम बताए थे कि सेल का टाइप मतलब कि कौन सा सेल प्रोकैरियोटिक है या कौन सा सेल यूकैरियोटिक है, कौन सा सेल प्रोकैरियोटिक है या कौन सा सेल यूकैरियोटिक है। इसके बेसिस पे हमने सेल का टाइप का नाम दे दिया। डेट मीन्स कि अगर हमारे पास मोनेरा है, तो मोनेरा कैसा होगा, प्रोटिस्टा कैसा होगा, फंगी कैसा होगा, प्लांटिया कैसा होगा और एनिमेलिया कैसा होगा, ये सेल का टाइप पे डिपेंड करता है। तो तुमको लिखना है सबसे पहले सेल का टाइप में मोनेरा का सेल का टाइप। तो मोनेरा के बारे में मैंने बोला था ये प्रोकैरियोटिक होता है और साथ के साथ यूनिसेलर होता है। तो यहाँ पे यूनिसेलर तो कवर हो रहा है, पर तुम यहाँ पे थैलस ऑर्गेनाइजेशन भी लिख सकते हो।
थैलस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो थैलस ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा करते हैं कि इसी में ऐड कर देते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सेल टाइप और थैलस ऑर्गेनाइजेशन। प्रोकैरियोटिक है। प्रोटिस्टा का बात करते हैं सर, ये कैसा है हमारे पास, यूकैरियोटिक है और यूनिसेलुलर है। फंगी का बात करते हैं सर, हमारे पास यूकैरियोटिक है, प्लांटिया यूकैरियोटिक है, एनिमेलिया यूकैरियोटिक है। अब हमारे पास नेक्स्ट है सर, हमारे पास इसमें सेल वॉल होता है क्या? अगर किसी में सेल वॉल है तो कैसा है? सेल वॉल ये टेबल एनसीईआरटी में दिया हुआ है और क्लास 11th में ये टेबल दिया हुआ है, पर ये टेबल तुमको जानना जरूरी है। सर ये मोनेरा कैसा यूनिसेलुलर है, मतलब कि जितना भी बैक्टीरिया होगा, भी जितना भी पढ़े सारा कैसा होगा, यूकैरियोटिक होगा। और कैसा होगा, सॉरी, जितना भी हम लोग मोनेरा में बैक्टीरिया का नाम पढ़े वो यूनिसेलुलर होगा और प्रोकैरियोटिक होगा, लेस डेवलप्ड होगा। प्रोटिस्टा का जितना भी एग्जांपल पढ़े कैसा होगा, यूकैरियोटिक होगा, यूनिसेलुलर होगा सर, मतलब सिंगल सेल का बना होगा। फंगी के अंदर जितना भी एग्जांपल पढ़े यूकैरियोटिक होगा, प्लांटिया यूकैरियोटिक। और ये अब यहाँ पे देख सर, ये कैसा होगा, मल्टी सेलर होगा। बात तो सही है। सेल वॉल का बात करते हैं, मोनेरा में क्या मिलता है, पॉलीसैकेराइड प्लस अमीनो एसिड। नोट्स खोल के बैठो, और इसीलिए इसको एनसीईआरटी लिखता है ये नॉन सेलुलोसिक सेल वॉल होता है, मतलब सर यहाँ पे सेलुलोस नहीं होता। प्रोटिस्टा में प्रेजेंट इन सम, कुछ लिखा नहीं एनसीईआरटी पर, लिख दिया कि कुछ में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, बात को झापने के लिए। फंगी में काइटिन का बना होता है, प्लांटिया में सेलुलोज का बना होता है, और एनिमेलिया में सेल वॉल एब्सेंट होता है। फिर बात किए थे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है सर? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में हम लोग बात किए थे कि यहाँ पे क्या होगा, मोनेरा में कैसा क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, एब्सेंट होगा। सर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्यों एब्सेंट होगा? अरे भाई ये यहाँ पे ये प्रोकैरियोटिक है, यहाँ पे न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होगा। यूनिसेलुलर का बात करते हैं हमारे पास, अगर प्रोटिस्टा का बात करते हैं तो यहाँ पे प्रेजेंट होगा, क्योंकि ये हमारे पास यूकैरियोटिक है सर, मतलब यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा। नेक्स्ट हमारे पास है, क्या बोल सकते हो, थैलस ऑर्गेनाइजेशन हो गया, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोल देते हैं। ठीक है, तो हमको पता है कि सर ये ऑटोट्रोपस भी होता है, हेटरोट्रोपस भी होता है, इसीलिए नीट में ये क्वेश्चन आता है कि इसमें कौन सा बोल सकते हो कि ऑटोट्रोपस हेटरोट्रोपस दोनों होता है। कैसा होता है ऑटोट्रोपस हेटरोट्रोपस? ऐसा करो कि एक छोड़ो, इसमें कुछ और भी आ जाएगा, ऑटोट्रोपस और हेटरोट्रोपस दोनों होता है। यहाँ पे बात करते हैं प्रोटिस्टा में, तो हमारे पास कैसा होता है, ये हेटरोट्रोपस होता है। कैसा होता है? हेटरोट्रोपस होता है। फंगी में हमारे पास कैसा होता है, कुछ ऑटोट्रोपस होता है, और ये हमारे पास कैसा होगा, हेट्रो होगा। ये भी हमारे पास कैसा होगा, सॉरी, ये हमारे पास कैसा होगा, ऑटो होगा। तो सर थोड़ा सा गलत यहाँ पे हो गया लगता है। यहाँ पे देखो ऑटोट्रोपस होता है, प्रोटिस्टा कैसा होता है, कुछ ऑटोट्रोपस होता है, ये हेटरोट्रोपस होता है। और हमारे पास सर प्लांटिया तो ऑटोट्रोपस होता है, इसको कोई रोकने वाला नहीं है, और ये हेटरोट्रोपस होता है। तुम देखो यहाँ पे ऑटोट्रोपस और हेटरोट्रोपस दोनों मिल रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं वास्ट मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जहाँ पे ऑटोट्रोपस हेटरोट्रोपस मिलता है मोनेरा के अंदर, और ये क्वेश्चंस भी आया हुआ है। अब हमारे पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का बात करते हैं सर, ध्यान से सुनना। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मोनेरा में सेलुलर होगा, प्रोटिस्टा में हमारा कैसा होगा, टिश्यूज लेवल का होगा। यहाँ पे कैसा होगा सर, ऑर्गेन भी देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब कि सीधा सा समझना है, फंगी का जो ऑर्गेनाइजेशन होगा उस यहाँ पे भी टिश्यूज होगा, और यहाँ पे कौन सा टिश्यूज होता है, लूज टिश्यूज होता है। कौन सा होता है, लूज टिश्यूज होता है। और यहाँ पे प्लांटिया का बात करते हैं, तो प्लांटिया हमारा ऑर्गेन लेवल पे होता है। ऑर्गेन सिस्टम होता है क्या? नहीं, यहाँ पे हमारे पास ऑर्गेन सिस्टम भी प्रेजेंट होता है। तो ये एक बार चार्ट को देखना, आई थिंक कुछ एरर नहीं हुआ होगा। ठीक है, एक बार इसको चार्ट को मैच कर लेना, और यहाँ से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिल रहे होंगे। दैट मीन्स कि हम लोग टाइम भी हो गया है, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिल रहे होंगे, जहाँ पे प्लांट किंगडम को देखेंगे, प्लांट किंगडम के इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल को देखेंगे। बेसिकली 9B के टेस्ट में, 9C के टेस्ट में यही आ रहा है, और ये 10th के लिए भी लेक्चर था, जो बच्चा एब्सेंट था, क्योंकि 10th और 11th में भी अगर हो तुम स्टार्ट कर रहे हो तो ये तुम्हारे लिए लेक्चर होने वाला है, क्योंकि ये सारा हम लोग बेसिक बात के जो 9-10 में तुम नहीं पढ़े थे, और 11th में अगर एकाएक पढ़ोगे तो तुमको डर लगेगा, इसलिए तुम पहले से जान के इसको तैयार रखो। इसको कॉपी के फ्रंट पेज में लिख लो, ताकि तुम हर दिन इसको रिवीजन करो। ये ऐसा चीज़ मैंने अभी पढ़ा रहा हूँ ना 2-3 वीडियो में, जिसको तुम बराबर भूलोगे। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू। इसका नोट्स बना लेना, जो स्पेलिंग मिस्टेक होगा उसको चेकआउट कर लेना। थैंक यू, हम लोग कल मिलते हैं।